महाराष्ट्र प्रदेशों की स्थल आकृति। नाम सुनने में जितना कठिन लगता है उतना ही इस टॉपिक को समझने में ये सरल लगेगा। अब देखिए, चुना प्रदेशों में भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल आकृति को कारष्ट स्थलाकृति कहते हैं। मान लीजिए कोई क्षेत्र है जिसमें चूना, अब ये धरातल है, इसमें क्या है, चूना जो है वो अधिक मात्रा में मिलता है। तो इस क्षेत्र के अंदर भूमिगत जल, अब भूमिगत जल क्या होता है, आपने धरातल को खोद कर उसमें से कुआं यानी कि जल जो है वो बाहर निकालते हुए आपने देखा होगा, या आपने इसे बोर करके ट्यूबवेल के माध्यम से बाहर जल को निकलते हुए देखा होगा। तो वो जल जो है वो इस धरती के अंदर इस मध्य भाग में कैसे पहुंच जाता है। तो इस जो हमारी पृथ्वी है उसके बाहरी सतह के ऊपर हम निवास करते हैं, और इस सतह है से जल जो है वो रिस रिस कर वर्षा का जल, नदी का जल या अन्य कोई झील वगैरह का जल जो है वो धरातल के अंदर रिस कर नीचे पहुंच जाता है, और इसी को अपने कहते हैं भूमिगत जल। ये नीचे पहुंचने के बाद में हम इसे एक मतलब कठोर चट्टान के ऊपर एकत्र हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, भूमिगत जल कह देते हैं। या इस कठोर चट्टान के नीचे भी क्या है, जल की मात्रा कभी यानी कि मिलती है, तो इसे भी हम क्या है, भूमिगत जल के नाम से ही जानते हैं। और अब ये जो जल है कहीं पर खारा और कहीं मीठा आपने देखा होगा, तो जहाँ पर वर्षा का जल तो सामान्यतः मीठा ही पहुंचेगा, लेकिन इस मिट्टी के अंदर लवणों की मात्रा के कारण क्या है, ये खारा मिल जाता है। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ ये भूमिगत जो जल है ये ऊपर से यहाँ से रिसना प्रारंभ करता है। अगर इस क्षेत्र में चूना, चूना आपको पता होगा कि जो आपने देखा होगा कि घरों में पहले कली वगैरह किया करते थे, ठीक है, तो उस के अंदर जो है वो चूना जो है इस्तेमाल किया जाता था। जल के साथ में इसको भिगोने पर वो जो है वो उसके साथ तीव्रता से घुल जाता था। अब यही जो चूना है ये इस अगर धरातल में मिलता है चूना, या कहीं कहीं पर डोलोमाइट वगैरह भी, ठीक है, तो ये मिल जाता है, तो ये जल के साथ में, इस भूमिगत जल के साथ में घुलन क्रिया यानी घुल कर जो है वो नीचे की तहों में चला जाता है। तो ये स्थान जहाँ पर चट्टान के अंदर ये चूना था वो स्थान तो खाली हो जाएगा ना, तो इसी स्थान के ऊपर जो आकृति बनेगी वो हमारे इस क्षेत्र में कारष्ट प्रदेशों की स्थलाकृति कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये सतह के ऊपर भी दिखाई देगी, और कुछ स्थलाकृतियाँ इस केंद्र भाग के अंदर का चूना है ये भी अंदर चला जाएगा, तो यहाँ अंदर की ओर भी कुछ आकृतियाँ बन जाती हैं। तो अपने आइए एक एक की चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इसे अपने दोबारा इसे समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित भूमिगत जल, यानी कि भूमिगत जल यानी है तो ये वर्षा का या नदी का जल, ठीक है, लेकिन प्रधानता वर्षा की रहती है, तो ये यहाँ से प्रारंभ हो जाता है भूमिगत जल के रूप में। तो इसमें क्या मिला होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिल जाता है भूमिगत जल में, तो वह चूना, पत्थर, डोलोमाइट या खड़िया जैसी घुलनशील चट्टानों के संपर्क में आता है, तो इन चट्टानों को घोलकर भूआकृतियों का निर्माण करता है, ठीक है। तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृतियों को हम क्या कहेंगे, कारष्ट स्थलाकृति। इन्हीं क्षेत्रों में अगर डोलोमाइट, चूना और ये खड़िया जो है ये इसमें अगर मिलती है तो इससे क्या है, ये घुल कर इसकी निचली तहों में चला जाएगा, तो यहाँ पे स्थान कुछ खाली रह जाएगा। तो अपने इसको इसकी कुछ आकृतियाँ बनती है, जो भू आकृतियाँ हैं उसके या काष्ठ प्रदेशों की जो महत्वपूर्ण स्थल आकृतियाँ हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे मान लो अपने सबसे पहले अगर बात करें तो ये हो जाएगा टेरा रोसा। अब देख लीजिए, इस क्षेत्र में अगर ये सतह है, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुई और अपने यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है, ये सतह है, ठीक है, ऊपर वाली ये अंदर की है, ठीक है। ये ऊपर की जो सतह है यहाँ से लगातार वर्षा के कारण क्या है, या इस क्षेत्र में चूना जो है वो जो है इस मिट्टी में घुला हुआ था, यानी कि ऊपर की जो चट्टान थी वो चूना मिश्रित थी। अब यहाँ से जो चूना है ये चला गया नीचे की तहों में, भूमिगत जल के माध्यम से नीचे चला गया। ऊपर जो है यहाँ पर लाल और भुरभुरी सी यानी कि भूरी जो मिट्टी है वो यहाँ पर रह जाती है, यानी कि मृदा की एक पतली परत का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। इसी पतली परत को यानी कि जिसमें लाल और भूरी मिट्टी की प्रधानता होती है, इसे
इसी स्थल रूप को हम टेरा रोसा कहते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लेपीज की। अगर यहाँ पर चूने के तत्वों की प्रधानता है तो इस क्षेत्र में से अधिकतर चूना जो है वो जल के साथ नीचे तहों में चला जाएगा। तो इसके अंदर से जो है वो चूना काफ़ी मात्रा में यहाँ से निष्कासित हो जाता है। तो यहाँ से भारी मात्रा में जब चूना नीचे चला जाता है तो यहाँ की कुछ जिनमें मतलब जो सामान्य चट्टानें हैं जिनमें चूना नहीं है, वो जो सामान्य चट्टानें हैं वो इस प्रकार से धरातल के ऊपर जो है वो दिखने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य को चलने भी कठिनाई आती है, यानी कि कंगे के जो दांत हैं यानी कंगे नुमा जो आकृति है वो बन जाती है। और यहाँ पर चलने पर ये जो है मनुष्य मतलब नंगे पाँव इस पे चल नहीं सकता इतना। ठीक है, और अधिक मात्रा में जब इसका जो है जल अपक्षय फिर अपरदन करता है भूमिगत जल, तो ये बड़ी मात्रा में यानी कि काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं। ठीक है, इनकी जो है वो चौड़ाई भी काफ़ी बन जाती है। तो इसके बाद में क्या होता है कि जब यहाँ पर काफ़ी मात्रा के अंदर ये दूर दूर हो जाते हैं तो इस पे मनुष्य यहाँ पर घूमने के लिए भी चला जाता है, यानी कि यहाँ पर चल सकता है अंदर। ठीक है, तो ये उभरे ऊंची ऊंची जो है वो चट्टानें से दिखाई देने लगती है। तो यही क्या कहलाती है, लेपीज कहलाती है। अब इसके बाद में अपने बात करें तो जैसे कि अब शुरू होता है जैसे घोल रंध्र। घोल रंध्र, अब घोल रंध्र कैसे बनता है, यहाँ से जब जब चूना नीचे की तरफ चला जाता है भूमिगत जल के साथ में नीचे बह जाता है, तो यहाँ धरातल के ऊपर कुछ, जैसे ये धरातल है, ठीक है, धरातल के ऊपर कुछ इस प्रकार से वी शेप की जो है वो घोल रंध्र, यानी कि इधर से देखें तो वी शेप है लेकिन ऊपर से देखें बिल्कुल गोल। ठीक है, गोल आकृति दिखाई देगी स्थल के ऊपर। अपने यहाँ पर चल रहे हैं तो ये अचानक इसमें गिर सकते हैं। तो ये लगभग 10 मीटर जैसी गहरी हो जाती है। तो ये जो वी शेप की जो आकृतियाँ सी बनती है और वैसे ये छोटे छोटे रंध्र के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सतह के ऊपर जब छोटे छोटे रंध्र बन जाते हैं, छोटे मतलब ऐसे छोटे भी नहीं कि बिल्कुल छोटे हों, शुरुआत में छोटे बाद में कुछ बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसे घोल रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र यानी छिद्र, सुराख, जिसके माध्यम से जल जो है वो चूने के साथ में इसके साथ में यहाँ पर बहकर चला जाता है। यहाँ का जो चूना था वो इसके साथ में बहकर चला गया नीचे। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो विलयन रंध्र, जब घोल रंध्र जो है उसका आकार बड़ा हो जाता है तो ये कुछ समय बाद में कुछ और बड़ा हो जाएगा, तो इसे अपने क्या कहेंगे, अब विलयन रंध्र कहेंगे। तो अब ये जो घोल रंध्र थे ये धरातल के ऊपर एक नहीं थे, ये अनेक थे, काफ़ी संख्या में थे। ठीक है, तो ये काफ़ी संख्या में थे घोल रंध्र, इनसे जल जो है वो नीचे रिसकर चला जाता है। तो धरातल के ऊपर चलने पर बार बार हमें ये घोल रंध्र दिखाई देते हैं। सामान्यतः ये युगोस्लाविया के अंदर ही विस्तृत क्षेत्र में चुना मिलता है, तो वहाँ ये स्थलाकृति मिलती है। एड्रियाटिक जो सागर का तट है वहाँ पर तो काफ़ी मात्रा में युगोस्लाविया के अंदर जो है वो ये चुना क्षेत्र के कारण यहाँ पर सभी स्थलाकृतियाँ देखने में मिलती है। ठीक है, तो अब अपने युगोस्लाविया के नाम पर ही इन्हें तो जो लेपीज कहा गया और इनकी नाम है। ठीक है, ये अब बात करते हैं घोलरंध्र हो गया। घोलरंध्र का जब विस्तार हुआ, काफ़ी विस्तृत हुआ, तो इसे आपने क्या नाम दिया, विलियन रंध्र, विलियन रंध्र। ठीक है, तो विलियन रंध्र के बाद में देखें तो एक घोलरंध्र दूसरे घोलरंध्र से तीसरे घोलरंध्र से मिल जाता है तो एक बेलनाकार आकृति बन जाती है। ठीक है, तो एक बेलनाकार आकृति बन जाती है, एक रंध्र बन जाता है जिसका आकार क्या होता है, बेलनाकार होता है। तो आप देखेंगे ये इससे तीनों से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। तो ये बेलनाकार आकृति को हम क्या कहेंगे, इसे हम गोलरंध्र के बाद में विलियन रंध्र, और फिर इसे क्या है अपने डोलाइन कहेंगे। तो इसे अपने नाम दे देंगे क्या, डोलाइन। जब कुछ डोलाइन भी, ये डोलाइन हो गया, फिर एक और अन्य तैयार हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, कुछ छोटे छोटे गोलरंध्रों से मिलकर ये भी डोलाइन बन गया था। जब डोलाइन और डोलाइन आपस में मिलते हैं तो उसे अपने युवाला कहते हैं। क्या कहते हैं, डोलाइनों के मिलने से क्या बनता है, युवाला बन जाता है। और जब ये डोलाइन और ये डोलाइन मिल जाते हैं तो क्या कहेंगे इसे अपने
युवाला, युवाला कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में जब युवाला का भी आकार विस्तृत हो जाता है, अब ठीक है, डोलाइन से डोलाइन मिला, ये इतना बड़ा क्षेत्र बन गया, फिर इसे और भी डोलाइन मिले, या ये जो युवाला है, तो ये युवाला का भी आकार जब और बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो अपने इसको क्या कहेंगे, पोलजे कहेंगे। इसे जो है अपने पोलजे नाम दे देंगे। अब पोलजे जो है इस क्षेत्र, मान लीजिए ये पोलजे बन गया, ठीक है, ये ठीक है, गोल रंध्र था, ये सभी रंध्र थे, फिर डोलाइन बन गया, और फिर ये काफ़ी बड़ा, ये धरातल में तो छिद्र ही है एक तरह से, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा खाई जैसी आकृति बन जाती है, तो इसे अपने क्या है, पोलजे कह देंगे। अब जितना भी नदी का वगैरह का वर्षा का जल जो है इसकी तह तलहटी में पहुंचता है, और बाद में इसके पानी जो जल है वो जल नीचे फिर रह जाता है, लेकिन फिर इसमें कुछ जो बारीक जो है वो मृदा के कण जो है इसमें आकर बिछ जाते हैं, उनके उनके जो है यहाँ जम जाने के कारण जो है ये जल धरातल के अंदर नहीं रिस पाता। ठीक है, ये जल जो है भूमिगत जल का रूप नहीं ले पाता, तो ये जल जो है यहाँ पर एकत्र हो जाता है, जिसे हम कारष्ट झील के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोबारा यहाँ से ही शुरू करते हैं कि जैसे मान लो ये सतह और इसकी सतह के ऊपर छोटे छोटे ये जो है ये घोल रंध्र, ठीक है। अब यहाँ से कोई नदी चली है, यहाँ से कोई नदी चल रही है, इस नदी का जल जो है वो इसके ऊपर बहता हुआ धीरे धीरे इन गोलरंध्रों के माध्यम से क्या है, नीचे की ओर चला जाता है, भूमिगत रूप का, भूमिगत जल के रूप में मतलब रूप धारण कर लेता है, तो ये नीचे चला जाता है। तो इस सतह के ऊपर का जल धीरे धीरे इस नीचे की तरफ चला जाता है, तो इसे हम जो है वो धस्ती निवेशिका के नाम से जानते हैं। क्या नाम देंगे इसे, धस्ती निवेशिका। अब अगर मान लीजिए काफ़ी मात्रा में ये जल नीचे की तरफ यहाँ चला जाता है और भूमिगत जल का रूप ले लेता है, और नदी में जल की मात्रा इतनी ही है कि इनको ये संभाल लेता है, तो इसे अब आगे जाना था, लेकिन यहाँ पर ये जल नहीं जाता, क्योंकि यहाँ तक आते आते सभी घोल रंध्रों ने मिलकर इसे अपने आप में अवशोषित कर लिया है, तो यहाँ पर जल नहीं पहुँचता, नदी का जल नहीं पहुँचता, तो इसे अपने क्या नाम देंगे, अंधी घाटी। इसे हम क्या नाम दे देंगे, अंधी घाटी। ठीक है, और फिर अगर मान लीजिए सभी जितना भी ये घोल रंध्र है ये काफ़ी बड़े आकार के होते हैं और नदी का जल इसमें चला जाता है, और फिर ये जो पहले नदी घाटी ऊपर थी वो घाटी जो है गहरी होने लगती है, तो इस गहरी घाटी को हम कारष्ट घाटी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक आकृति बनती है जब सभी ये जो जल है ये नीचे की तरफ चला जाता है और यहाँ पर चुनने का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर चुनने का काफ़ी बड़ी संख्या में ये निक्षेप है, इस क्षेत्र के अंदर यहाँ से चुनने का जल जो है वो नीचे की तरफ इसको ले जाता है, तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा जो है क्षेत्र वो रिक्त हो जाता है, यानी खाली हो जाता है, यानी सतह के नीचे एक गुफा बन जाती है, और गुफा को ही हम भौगोलिक भाषा में क्या नाम देंगे, अब बनती है हमारी कंदरा। यहाँ पर बन जाती है कंदरा। ठीक है, इस क्षेत्र में मान लीजिए ये जल चला जाता है, और भूमिगत जल अपने साथ में किसको लेके चला जाता है, इस यहाँ इस क्षेत्र में चुनने का भंडार था इसको भी अपने साथ में ले जाकर धरातल के नीचे तहों में ले जाता है। ठीक है, अब इस क्षेत्र में रिक्त स्थान रह जाता है जिसे हम क्या कहेंगे, कंदरा। अब इस कंदरा के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में जो जल है वो पहुंच जाता है। ठीक है, और ये जो मार्ग है जिससे ये जल पहुंचता है इसे हम कहते हैं पोनोर। इसे क्या कहेंगे, पोनोर कहेंगे। अब ये जल काफ़ी मात्रा में इसमें पहुंचता है, कुछ ऊपर से इसकी छत से भी इसके यहाँ टपकता है। ठीक है, अब ये कुछ जल तो सीधा पहुंचता है, यहाँ आने जाने का मार्ग बन जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ जल जो है वो इसकी कंदरा की छत से टपकता है, फिर यहाँ तह पे पहुंचता है, फिर यहाँ से आगे जाता है, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से जब जल इसकी छत तक पहुंचता है उसके बाद में यहाँ से टपकना शुरू करता है, टपकने पर जो है वाष्पीकरण की क्रिया होने से चूना जो है, कुछ मात्रा में चूना हुआ है उसके साथ आए हुए अन्य जो पदार्थ हैं
वो यहीं पर वाष्पीकरण के कारण क्या है, इस प्रकार से इसकी छत पर लटक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जम जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपने मान लीजिए ट्रेन की जो खिड़की होती है उसमें जो ग्रिल लगी होती है उस पर कलर किया जाता है, उस कलर के नीचे की तरफ कुछ बूंदें इस प्रकार से लटक जाती हैं। ठीक है, अगर वो बूंद नीचे की तरफ गिर जाए तो ठीक है, अन्यथा मान लो वाष्पीकरण उसका जो उसके साथ में मिला हुआ, ठीक है, लिक्विड होता है वो सूख जाता है, तो वो कलर भी इसी स्थान पर लटका हुआ यूँ दिखाई देता है। तो आपने अन्य जगह भी देखा होगा कि ये जो ग्रिल है इसके साथ में ये कलर जो है ये लटकते हुए दिखाई देते हैं। इसका यही कारण है। ठीक है, तो ये धीमे धीमे टपकता है, जिसकी वजह से साथ आया हुआ पदार्थ इसकी छत के ऊपर जम जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसका जमाव बढ़ता है। आप पुराने टंकियों को भी देख सकते हैं। कोई पुरानी टंकी देखिए, उसकी टंकी पे अगर लीकेज था तो वो काफ़ी यानी कि 5-7 सालों के अंदर उसने भी क्या है इसी प्रकार की आकृतियाँ बना ली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ठीक है, और फिर यहाँ पर भी इस प्रकार की आकृति जो है ऊपर से नीचे की तरफ बनती है, जिसे हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं, आश्चर्य कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट या आश्चर्य, आश्चर्य, या इसे अब ऊपर की आकृति तो है स्टेलेक्टाइट, और यही बूंदें जब यहाँ नीचे की तरफ इस फर्श पे गिरती है तो यहाँ पर साथ में लाए हुए कुछ जो पदार्थ हैं वो इस स्थान पे जम जाते हैं। चुना व उसके साथ में लाया हुआ अन्य पदार्थ इस क्षेत्र में बार बार बूंदे गिरने से यहाँ पर भी इसका ढेर लग जाता है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ स्तंभ उठने की कोशिश करता है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ आने का स्तंभ, ये पिलर जो है ये काम करता है। जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, छत पे लटकते हैं, उसे स्टेलेग्टाइट कहते हैं, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं उसे स्टेलेगमाइट कहते हैं। ठीक है, इसे हम जो है वो निश्चुताश्च भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कभी कभी इसकी छत से टपकने वाला ये चूना पदार्थ के साथ में जल जो है इसकी लंबाई इतनी बढ़ा देता है कि ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, जिसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंदरा स्तंभ कहते हैं।